चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना ऑडियो कंफर्म कीजिए कि आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही। उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो क्लास है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि डी ब्लॉक तो कंप्लीट ख़त्म करेंगे ही करेंगे। एफ भी समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और रहा सवाल कि आज पढ़ना क्या, हम लोग तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। बहुत कम ही चीज़ बचा हुआ था आज खत्म करने के लिए। क्वेश्चंस आपको दिए थे, कुछ बच्चे ही हैं जो कि इसको बनाए हैं, बना के कुछ बच्चों ने भेजा है। हालांकि बहुत लोगों ने नहीं भेजा है। जो लोग नहीं भेजे उसको जल्दी से पूरा करके वो लोग भी भेज देंगे। और जो लोग भेज चुके हैं वो ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ तक समाप्त कर दिए थे जहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आपको ये भी बताए थे कि चार्ज जो कलर है वो क्यों दिखाई देता है। कलर दिखाई देने के दो रीजन्स आपको बताए गए थे जो डिस्कस किया गया था। वैसे होते तो चार हैं। हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग जो मेनली डिस्कस करना है वो है कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आज निश्चिंत रहिएगा, आज आवाज़ आपका बिल्कुल नहीं कटेगा। आवाज़ जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा होगा, आवाज़ लास्ट में भी जाएगा। अगला है कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आज का टॉपिक है। इसका मतलब हुआ डी ब्लॉक के तत्वों से निर्मित यौगिक, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें जो बुक के हिसाब से अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें दो चीजें दी गई हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो इससे बनते हैं, डी ब्लॉक से बनते हैं, उनमें दो हैं। एक है हम लोगों का एमएन से बना हुआ एक तत्व है, उसमें मैग्नीज से बना हुआ कंपाउंड, और एक उसमें तत्व क्रोमियम से बना हुआ कंपाउंड। मैग्नीज से जो चीज बना हुआ है उसका नाम क्या है, किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना हम लोगों KMnO4 के बारे में आपको पढ़ना है। गलती से हमसे K4 हो गया। हम लोगों को पढ़ना है KMnO4, और क्रोमियम में पढ़ना हम लोगों को किसके बारे में, K2Cr2O7 के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कुल मिला के पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज। और सवाल ये है कि इसको बनाते कैसे बनेगा ये, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले इसमें से जैसे मान लीजिए पहले क्रोमियम को पढ़ने वाले हैं। तो क्रोमियम को जब पढ़ेंगे तो पहले पता करेंगे कि भाई क्रोमियम जो है, क्रोमियम से हम पहले कौन सा इसका ओर लें, किस अयस्क से इसको निकाला जाए। फिर उसके बाद तब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको डायरेक्ट तो K2Cr2O7 में कन्वर्ट होगा नहीं, तो किस किस स्टेप का सहायता लेके इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये दो के बारे में आज हम लोगों को जानकारी लेनी है। पहला जो है हम लोग का है, इसमें जो पहला आने वाला है वो है K2Cr2O7। अब कुछ K2Cr2O7 के बारे में बेसिक जानकारी मिली। जैसे हम लोग लास्ट टाइम पढ़े हुए थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कि कोई भी एक कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता था तो उसके एटम के बारे में जानकारी लेते थे, भाई कौन है, कहाँ का है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, आता उसके बाद से उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे वो केमिकल रिएक्शन करेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सब करके एक एक करके उसका पढ़ते। वैसे ही इन दोनों को भी एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। तो K2Cr2O7 बनेगा कैसे, इसमें दो तरह के आयन्स हैं। एक इसमें है पोटेशियम आयन और एक बड़ा सा है क्रोमेट आयन। K2Cr2O7 R2 से Cr2 से O7 2 माइनस, इससे क्रोमेट आयन बोलते हैं। क्रोमेट आयन है, पोटेशियम आयन है, ठीक है। अब आइए इस क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी इसी क्रोमेट आयन के कारण ही आई है। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे एक Cr, आपको बताया था कि देखिए अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो ज्यादा टेंशन, नेचर जो है सिमेट्री को लाइक करता है, तो सिमेट्री बनाने के लिए एक ऑक्सीजन को बीच में डाल दीजिएगा और बाकी बचे हुए तीन ऑक्सीजन जो है
दोनों क्रोमियम को एक एक करके दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसे करके, ऐसे हुआ। और एक और इधर से ले लेंगे, माइनस, ठीक है। इसको तो हम सीधा बना देते हैं कि और अच्छे से दिखेगा। ये ऑक्सीजन, हाँ, तो इसमें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 माइनस है, यहीं पे 2 पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ पे 2 पोटेशियम आएगा, 2 K प्लस, और इनसे आयनिक बॉन्डिंग कर लेगा। बाकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर बड़ा सा दिख रहा है वो क्रोमेट का स्ट्रक्चर है। यहाँ का जो एंगल होता है एज पर एनसीईआरटी के अनुसार से ये एंगल होता है 126 डिग्री का। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें सिग्मा का और पाई का, तो सिग्मा और पाई आप कैलकुलेट करके लिखेंगे, सिग्मा कितना होता है, पाई कितना होता है, ये आप कैलकुलेट कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें सिग्मा पाई कितने होते हैं। बाकी रहा सवाल बॉन्ड के बारे में, तो इसमें 6 बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। 6 बॉन्ड कौन से, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये तो कंफर्म है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ये 2 3 4 चारों आइडेंटिकल ही होंगे। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी उसी स्पीसी के पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेगा, शिफ्ट करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके, तो ये वाले बॉन्ड यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 दिख रहा है आपको, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6 बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, 6 बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, यानी कि इसमें से 6 जो बंध लंबाइयां हैं, 6 बंध लंबाइयां जो है वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। 6 जो बंध लंबाइयां हैं ये वाली, ये आपस में, ये जो बॉन्ड है क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है, ये बोला बॉन्ड थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। अब आगे बात करते हैं, एक क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या, एक क्रोमियम को कितने ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3। हालांकि कुछ बाहर के राइटर्स की बुक देखिएगा तो वहां पे आपको कहीं कहीं D3S के बारे में भी दिखेगा। हालांकि ये D3S अभी आप पहली बार सुन रहे हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन आप पहले कहीं नहीं देखे होंगे। कुछ एक किताबों में D3S के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन जो हम लोग पास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसके बारे में बताया गया, एनसीईआरटी जो sp3 को बोलता है, तो sp3 ही हम मान के चलेंगे, यही हमारा मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन यही होगा। वैसे भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो शेप के बारे में देखें तो शेप जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल कब बनता है, जब sp3 होगा। तो हमारे लिए तो भाई sp3 ही आंसर होगा। क्या लिखेंगे ना, चतुष्फलक, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री, इसका जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी, चतुष्फलक की इसकी ज्यामिति होगी। फिर एक और चीज देखिए, यहाँ पे इसका चेक करने जाइएगा कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आपको पता चलेगा क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रहा है +6। यहाँ पे क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 एक इधर, एक 2 इधर, एक इधर, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, +6 आएगा। और जब क्रोमियम +6 में जाएगा उस समय से कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का हो जाएगा 3d0, और 3d0 का मतलब कौन सा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आएगा, मैग्नेटिक नेचर इसका आ जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय। अब इसका जो चुंबकीय गुण कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी इसके चुंबकीय प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या बताएंगे कि भाई जब ये चुंबकीय प्रॉपर्टी, लेकिन एक और चीज, एक और बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d0 आ गया, लेकिन फिर भी इसका रंग कैसा होता है, ये ऑरेंज इन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे 3d0 है, लास्ट टाइम कलर के बारे में पढ़ते समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि 3d0 और 3d10 वालों में रंग नहीं होता है, तो फिर ये रंग क्यों आया, तो इसका जो रंग है, इस रंग के पीछे का कारण हमारा, आपके मन में 2 चीजें चल रही होगी, 2 चीज तो पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे डी ट्रांजिशन पढ़ाए थे, और एक पढ़ाए थे चार्ज ट्रांसफर। 2 चीजें आप बताए थे, एक पढ़ाया था चार्ज आवेश हस्तांतरण। तो डी ट्रांजिशन तो भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन तभी होता है जब उसके डी में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा।
तो फिर जिस अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नारंगी ही क्यों होता है, वो कलरलेस क्यों नहीं होता है, हम कहेंगे भाई ये चार्ज ट्रांसफर की कहानी है, चार्ज ट्रांसफर के कारण इसमें रंग आता है। हम कह सकते हैं कि ऑरेंज इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, यानी कि आवेश स्थानांतरण के कारण, आवेश स्थानांतरण के कारण। और देखिए ये आप पहले से तैयार रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आवेश स्थानांतरण के कारण क्या होगा, वही इसमें रंग क्यों दिखेगा, तो इसका जवाब आपको देना है आवेश स्थानांतरण के कारण। ठीक है ना, दो चीजें हमारे सिलेबस में, KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, इन दोनों में रंग दिखाई देता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, आवेश स्थानांतरण है, चार्ज ट्रांसफर है। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखिएगा, पाई और सिग्मा से हमने काउंट नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल सिग्मा कितने हैं 4, और पाई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पाई टोटल कितना है इसमें 8 है। अब ये लोन पेयर वाली कहानी आपको घर से कैलकुलेट करनी है, लोन पेयर वाली कहानी घर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए यहां तक जाके हम लोग इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इससे ले चुके हैं हम लोग। पोटेशियम परमैंगनेट जैसा जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें दो आयंस हैं पोटेशियम और क्रोमेट, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बना के क्रोमेट के बारे में जो भी डिटेल्स थे हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जान पहचान करने के बाद तब पहला हम लोग लिखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये पहला हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्टिव नहीं आएगा, आप प्रीवियस ईयर कभी उठा के देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मोटे साधारण क्वेश्चन आते हैं जिसको आप आसानी से कर लीजिएगा, उसमें कोई टफ नहीं होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हुआ विरेचन की विधि, और हम देखने जा रहे हैं हम लोग कैसे इससे बनाया जाता है, विरेचन की विधि, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक ओर से एक अयस्क से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है क्रोमाइट। उसका नाम क्या है, क्रोमाइट। तो क्रोमाइट से ही इसे प्राप्त किया जाता है। क्रोमाइट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, FeO.Cr2O3, कहीं कहीं से Fe इसका कहीं कहीं इसका नाम आप देखने को मिलेगा आपको, FeCr2O4 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसको ही, इसी चीज को कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसका फॉर्मूला लिख दिया जाता है FeCr2O4, मतलब कंबाइन करके तीन ऑक्सीजन, लेकिन ये ऐसे पाया जाता है FeO.Cr2O3 के रूप में पाया जाता है। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम क्रोमेट के साथ, Na2CO3 के साथ, किसके प्रेजेंस में, 7 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बैलेंस करके लिख रहे हैं। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है Na2CrO4, सोडियम, ये क्रोमेट बनाया, ठीक है ना। और इसका रंग देखिए, ये सोडियम से मतलब नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ के क्रोमेट से, CrO4 2- से मतलब, इससे मतलब है। तो इसका जो रंग है, इसका रंग हो जाता है येलो कलर का, मतलब पीला रंग का होता है। प्लस बाहर क्या निकला, बाहर निकला है Fe2O3, और प्लस और बाहर क्या निकला, बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी सभी चीजों से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या बनाना था, हम लोग को बनाना है K2Cr2O7 बनाना है। तो पहले इसका अयस्क के लिए जो इसका ओर था, ओर से रिएक्शन करा है सोडियम क्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन का, क्या बनाइए, येलो कलर का एक सब्सटेंस सबको प्राप्त हुआ जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट। फिर इस सोडियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं। अभी हमको बताएंगे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराने का क्या चक्कर है, अभी आपको तो समझ में आ जाएगा, ये भी तो इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जब इसको रिएक्शन कराइएगा सोडियम क्रोमेट को एसिड, ये भी ध्यान रखिएगा एसिडिक कौन से एसिड इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4 का, दूसरे एसिड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसकी भी बारे में चर्चा होगी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मीडियम बनाने के लिए जो एसिड डालना है, कोशिश करना है कुछ एसिड से ये दोबारा से रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट ना बना दे, इसीलिए सिर्फ ये एसिड बेसिकली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है यहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या किए, किस H4 से H+ से इसका रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, आपको मिलने वाला है ये, आपको ये देगा Na2Cr2O4।
ये क्या बना दिया Na2Cr2O4। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है ऑरेंज कलर का, ये नारंगी रंग का होता है। अगला कहानी यही है कि आपको ये आपको बनाना क्या था, आपको बनाना था तो K2Cr2O7 बनना था। सॉरी यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 होगा। ये हमको बनाना क्या था, हम लोग बनाना था K2Cr2O7 बनाना था। हमारे पास क्या मिल चुका है, Na2Cr2O7 मिल गया है। किसकी सहायता से, जब हम जैसे ही हम लोग इसका डाइल्यूट H2SO4 कराएंगे वैसे ही। फिर अगली बार हमको क्या करना है कि इसको हम लेकर रिएक्शन कराएं किससे, KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से। होगा क्या कि K और Na अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसकी सहायता से आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त हो जाएगा K2Cr2O7 और प्लस साथ में मिलेगा आपको NaCl। और ये जो K2Cr2O7 मिलेगा, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है ऑरेंज। देखिए आप इस्तेमाल इसका भी कर सकते थे और इसका भी कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा बेहतर कौन होता है, K2Cr2O7 का होता है। क्यों बेहतर होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करना है, चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी कि इसमें क्या हुआ है जब हम लोग रिएक्शन कराए हैं इसमें एसिड से। तो देखिए एसिड से रिएक्शन कराने पीछे आपको पता है कि कोई भी एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बेसिकली जो सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो क्या होता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। कार्बोनेट से सल्फेट्स अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ये क्या होगा कि हमारे पास जो है वो है क्रोमेट। मेरे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था Na2Cr4 था। तो यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे हम लेके आए हैं Na2Cr4 और एक और लेके आए हम Na2Cr4 और इसका हम रिएक्शन किससे कराए, हम इसका रिएक्शन कराए हैं डाइल्यूट H2SO4 से। बड़ा ही सिंपल है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो हमारा सल्फेट आयन होगा, जो मेरा सल्फेट होगा, उस सल्फेट को क्या चाहिए, सल्फेट के यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे सोडियम है। निश्चित रूप से ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम को ये पकड़ लेगा और यहाँ पे समझते चलिएगा ये क्या होगा, इसके साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट। और अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2H+। अब हमको पता है कि H+ जो है ये क्या है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन चोरी करेगा। ये किससे ऑक्सीजन लेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपके पास है क्रोमेट CrO4 है। इस CrO4 यहाँ पे 2H है, एक पानी बनाने के लिए इससे क्या करेगा, ये एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए H2 और O ये क्या बना लिया, वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। जब एक ऑक्सीजन ये ले लेगा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CrO3, यहाँ पे क्या बचेगा CrO3 और यहाँ पे पहले से क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है पहले से CrO4। इन दोनों को जोड़िए क्या बनेगा, Na2 था, ठीक है, Na2 ये पहले से हो गया, Cr2 हो गया, Cr क्या हो गया, 2 हो गया Cr2 और O4 यहाँ पे O3 यहाँ पे क्या बन गया O7। ये क्या बन गया Na2Cr2O7। यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के डालने से वो कैसा रिएक्शन होगा यहाँ पे आपको समझा दिया गया। सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में। ध्यान रखिएगा H+ क्या होता है, H+ डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है, डिहाइड्रेटिंग निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेशन एजेंट होता है वो, यानी कि निर्जलीकारक। वो क्या होता है, वो निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक का मतलब वो जल को बाहर निकालता है और किसी एक क्रोमेट से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है इसकी प्रॉपर्टी। ये तो हमारा हो गया कहानी कि इसको कैसे बनाया जाता है, काफी आसान था बनाना। हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे FeCr2O7 लेंगे, और ये हमारा क्या है, उसका ओर है, ठीक है ना। ओर का नाम क्या था, कौन सा हमारा ये जो हमारा ओर से, इस ओर का नाम क्या था, ये हमारा क्रोमाइट ओर है। कोई आपसे पूछे कि बताइए हम K2Cr2O7 की प्राप्ति कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, आप कहिएगा क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं, इसको लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। क्या बोलेंगे, जब क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। प्राप्त का सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो यह सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण करता है। पुनः सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया KCl या पोटेशियम क्लोराइड से कराने पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें K2Cr2O7 अर्थात
सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्राप्ति होती है। तो ऐसे करके इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। आपको ये लिखना है, क्वेश्चन है आपके लिए, यहीं पर हम जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसको अभी क्लास खत्म होगा, तुरंत क्लास खत्म होता है, वो लैंग्वेज में लिख के इसको भेजिए। क्या क्वेश्चन है कि राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि K2Cr2O7 के विरेचन की विधि को लिखें। हालांकि उस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख के हमको भेजिएगा अभी तुरंत। फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या बताएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हम लोग कर चुके हैं। अगला है हम लोग का प्रॉपर्टीज। अगला कौन सा है, प्रॉपर्टीज। इसमें लैब वेब मेथड के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रॉपर्टी में क्या कहिएगा, पॉलिश का फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें आप कहिएगा कि देखिए ये ऑरेंज और रेड, ये नारंगी लाल रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, नारंगी लाल। नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। ये कैसा होता है, नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक। इट इज ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ठीक है ना, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को हम लोग जानते हैं। दूसरा देखिए इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग यानी कि उष्मा के प्रभाव। अच्छा ये आप जानते हैं पहले से, उष्मा के प्रभाव क्या होगा अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करना स्टार्ट करें। आइए देखा जाए, K2Cr2O7 इसको हम गर्म करें तो ठीक है, ये रिएक्शन पहले से मिला हुआ है। किसी को अगर याद आ रहा हो तो बताइए कि ये रिएक्शन आपने सबसे पहले कहाँ देखा था। K2Cr2O7 को जब हम गर्म करते हैं तो ये बनाएगा KrCrO4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन। ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ से ऑक्सीजन बनाने की विधि और लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीजन निर्माण की विधि में भी लिख सकते हैं। हालांकि आपसे कोई पूछे कि क्या होगा K2Cr2O7 को गर्म करेंगे तो हम बताएंगे कि जब K2Cr2O7 गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को सबसे ये मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, K2Cr4 मिलेगा ठीक है ना। पोटेशियम क्रोमेट के साथ क्या मिलेगा, क्रोमियम का ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और ये ऑक्सीजन जो है ये मेन यही है। आपसे कोई पूछेगा इसको गर्म करने में क्या कौन सी गैस निकलती है तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। चलिए अगला एक और छोटा सा पॉइंट है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं कि जो मेथड हम लोग बना रहे थे इसमें पहले हमारे पास कौन सा बन के निकला था। पहले हमारा बन के तैयार हुआ था Na2Cr4। पहले हम लोग हमारा बना था Na2Cr2O4 और बाद में उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, Na2Cr2O7 सॉरी। पहले क्या बना था, Na2Cr2O7 बना था और फिर बाद में उसको हम कन्वर्ट किए किसमें, K2Cr2O7 में कन्वर्ट किए। क्वेश्चन ये है कि विच वन इज बेटर, Na2Cr2O7 इज बेटर और K2Cr2O7 बेटर, दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो जवाब है कि K2Cr2O7 जो है वो बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक, हिंदी में भी लिख लीजिएगा हाइग्रोस्कोपिक। ये हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए यहाँ पर समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि अब हम 1 लीटर पानी लिए और इस 1 लीटर पानी में हम 1 मोल डालते हैं। 2 बर्तन लिए हैं, हमारे पास 2 बर्तन है और दोनों बर्तन में 1 लीटर पानी है और दोनों 1 लीटर पानी में हम 1 मोल ऐड करने वाले। 1 मोल दोनों में क्या ऐड करने वाले हम, इसमें 1 मोल ऐड करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसमें ऐड करने वाले हैं सोडियम डाइक्रोमेट। और आपको चेक करना है कि बताइए दोनों में से बेहतर रीडिंग कौन सा देगा। तो ध्यान रखिए जब K2Cr2O7 डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल को 1 लीटर में डाले, 1 मोलर सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया।
जब 1 मोल को 1 लीटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 मोलर बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सोडियम डाइक्रोमेट को डालेंगे तो इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में जब आप 1 मोल को ऐड करते हैं तो उस समय तो ऐड हो गया, बाद में ये जो Na2Cr2O7 है अपने हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होने के कारण वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। यानी किसको एब्जॉर्ब करता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर का मतलब हवा में उपस्थित जल को खींचता है, और जब यहाँ पे वो जब जल की मात्रा कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और अब उसकी जो मोलारिटी है वो एग्जैक्ट 1 मोलर नहीं आएगी। तो यही इसमें अंतर होता है। इसलिए आप हम लोग जब कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसी का इस्तेमाल करना होता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दौरान अच्छा से वैल्यू प्राप्त करने, सटीक आंसर प्राप्त करने के लिए हम लोग कभी भी Na2Cr2O7 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसकी जगह किसका इस्तेमाल होता है, K2Cr2O7 का इस्तेमाल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्यों बेहतर है, इसके बारे में कभी बाई द वे पूछा जा सके, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, हवा से नमी को एब्जॉर्ब करता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, हालांकि ऐसा आया नहीं है लेकिन फिर भी देख लिया जाए उसको भी। हमारे पास अगर दिया हो कभी भी CrO4 2 ये क्या है, ये हमारा क्रोमेट है, शायद आपको ध्यान आ रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला है, क्रोमेट का CrO4 2 का K2Cr4। ये जो क्रोमेट होता है, इस क्रोमेट का रंग कैसा होता है, क्रोमेट का रंग होता है येलो कलर का होता है। और जब इस क्रोमेट को हम रिएक्ट कराएंगे H प्लस के प्रेजेंस में, आपको याद आ रहा होगा अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं कि जब इस क्रोमेट को हम H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते थे तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता था। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं, तो जब क्रोमेट का रिएक्शन आप कराइएगा एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये केस में बदल जाएगा डाइक्रोमेट में। तो पहले ये येलो कलर का था, बाद में किसके कलर का हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा इसका ऑरेंज। अब फिर इसी डाइक्रोमेट को अगर हम रिएक्ट कराएं किसके प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो येलो कलर में कन्वर्ट। ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, बदलने योग्य होते हैं, और बस मीडियम का अंतर होता है। जब कभी भी क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना हो तो अम्लीय माध्यम लीजिएगा, जब डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना हो तो क्या लेंगे हम लोग, क्षारीय माध्यम लेंगे। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो चौथा प्रॉपर्टी इसका कौन सा है, चौथा प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट कि इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक बहुत ही बेहतर ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपसे पूछे कि बताइए इसका यूज क्या है, सबसे बेहतर कौन सा काम करता है, तो हम कहेंगे कि यह बहुत ही बेहतर ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त एक अच्छा ऑक्सीकारक है। लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीकारक कब है, किस स्थिति में है। 10वां क्लास में पहली बार आपको K2Cr2O7 दिखने को मिला था, और जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के उसको कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे इसमें क्या था हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे, और पहले मिला था। ये एक अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, और बेसिकली ये करता क्या है, तो जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये खुद को कन्वर्ट करता है। खुद को कन्वर्ट कहाँ से कहाँ करता है, ये खुद को डाइक्रोमेट से कन्वर्ट कर लेता है, किसके अंदर, क्रोमेट में कन्वर्ट कर लेता है। इसका काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखिएगा ये जब भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जब प्रयुक्त होगा, मतलब K2Cr2O7 act as oxidizing agent in एसिडिक मीडियम। ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑक्सीकारक तो है, लेकिन किस स्थिति में है, हमेशा अम्लीय माध्यम है। हम यहाँ पर स्पष्ट लिख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 एक अच्छे ऑक्सीकारक, अच्छे ऑक्सीकारक की भांति
व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें करता क्या है, वो कैसे ऑक्सीडाइजिंग करता है, तो खुद को रिड्यूस करता है। आपको ये बात पहले से पता है कि अगर कोई स्पीसी खुद को अवकरित कर ले, खुद को रिड्यूस कर ले, तो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। अच्छा, तो देखिए फिर ये कैसे कर रहा होगा, इसका रिएक्शन आपको हम समझाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान Cr जो है वो +6 से रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो +6 से +3 का होना क्या है, रिडक्शन। वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, और खुद को जब रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या कर रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक है ना, तो खुद सामने वाले को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। तो आइए इससे कुछ रिएक्शंस देखते हैं हम लोग कि कैसे ये खुद को रिड्यूस कर रहा होगा, कैसे दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो जब कभी भी एसिडिक मीडियम में आप K2Cr2O7 को डालेंगे तो क्या करेगा, H2S को, हम यहाँ पे रिएक्शन के लिस्ट बना देते हैं आपके लिए आसान हो। H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो सल्फर +6 में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए H2S जो है वो किस में था, वो -2 में था, और -2 को किस में कन्वर्ट किया, +6 में कन्वर्ट किया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, काफी बढ़ रहा है, यानी क्या उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। फिर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड को K2Cr2O7 सिलेक्ट कराएंगे, वो क्या बनाएगा, डायरेक्ट उसको बना देगा सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसका +4 है, और सल्फेट में क्या है, यहाँ पे सल्फेट में +6 में है, यानी यहाँ पे सल्फेट में भी चेंज कर दिया है। हमारे पास अगर वो NO2- तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा NO3- में, नाइट्रेट में। यहाँ भी आप चेक कीजिएगा +5 आता है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। फिर हमारे पास अगर वो SO3 सल्फाइड है, सल्फाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, SO4 में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास अगर SN हो 3+2 में, तो उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, SN+4 में। अगर मेरे पास पहले से रखा हुआ है Fe2+ रखा हुआ है, फेरस है, उसको कन्वर्ट कर देगा वो किस में, Fe+3 फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। जब कभी भी K2Cr2O7 को आप इसके अंदर एसिडिक मीडियम में जो ऐड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा एसिडिक मीडियम का रखना जरूरी है। अगर आप एसिडिक मीडियम में नहीं रखते हैं तो काम गड़बड़ होगा। और देखिए ना, जब वो K2Cr2O7 को आप जब डालते हैं तो क्रोमेट डाइक्रोमेट के पोजीशन में जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब +6 होता है, तो उस समय यह कैसा रंग दिखाता है, उस समय इसका रंग जो है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है। वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। जब ये Cr3+ में बदल जाता है, कैसे रंग बदल जाता है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीन कलर में भी खुद को कन्वर्ट कर लेता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद को किस में रखता है, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ, तो हम क्या होते हैं, Fe2+ को किस में बदल देता है, Fe3+ में बदल देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको निश्चित रूप से याद रखना होगा, एक है C2H5OH, ये हमारा है एथेनॉल, ठीक है ना। और इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं किससे, K2Cr2O7 से, 10वां क्लास का रिएक्शन है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है CH3COOH में। ये ऐसे तो बोरिंग लग रहा होगा आपको समझना कि क्या है, इतना इंपॉर्टेंट बताएं, इसको कैसे याद रखेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं ये वही कंपाउंड है जिसको आदमी वाइन के रूप में कंज्यूम करता है, यानी कि शराब है। और इसके साथ जब रिएक्ट कराते हैं K2Cr2O7 का, तो उसको क्या करता है, वो खुद को बदल लेता है, किसमें, Cr3+ में बदल लेता है, और वो जो कंपाउंड होगा वो बदल जाएगा ये हमारे एसिटिक एसिड में। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है ड्रंकन ड्राइव में को चेक करने के लिए। ड्रंकन ड्राइव को चेक करने का मतलब कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, इसके लिए पुलिस क्या करती है कि उसके पास एक गैजेट होता है, उसमें बोलती है कि फूकने के लिए। तो जब आदमी फूकता है तो उसके मुंह से वेपर के रूप में इसी एथेनॉल का वेपर, एथेनॉल वेपर आता है, और उस मशीन में पहले से पड़ा होता है कौन सा, डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले से पड़ा होता है, जिसका रंग कैसा होता है, ऑरेंज होता है। जैसे ही वो ड्रंकन ड्राइव वाला पर्सन जैसे उसमें अल्कोहल के वेपर को पास कराता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल का वेपर कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। और जो कंपाउंड उसमें पहले से फंसा हुआ है, यानी K2Cr2O7 जो उस मशीन में लगा हुआ था,
वो सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, उसमें बदल जाएगा Cr3+ में, और उसका रंग होता है ग्रीन। जैसे उसका कलर ग्रीन होगा तो सामने वाला आदमी पुलिस समझ जाएगा कि इसने अल्कोहल को कंज्यूम किया है। तो ये अल्कोहल कंज्यूम करने का टेस्ट था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक जगह और करते हैं, वो किस में करते हैं, क्रोमाइल आयन की चेक करने में। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए आज हम लोग कमेंट देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज पहले इसका टारगेट है मेरा कि पहले इसको समाप्त करें। आज जो समाप्त हो जाएगा, कल तो ऐसा आप लोग की क्लास है ही, कल आप लोग आएंगे तो जो भी इसमें डाउट होगा सब डाउट को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमाइल क्लोराइड, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, आपको ये हिंदी में नहीं लिख रहा है, इसका हिंदी होगा क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण। इसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। कैसे इसका इस्तेमाल होता है, आइए देखा जाए। हम कहेंगे कि ये बेसिकली जो क्रोमाइल क्लोराइड है, ये हर जगह के क्लोराइड आयन का चेक नहीं करता है। ये जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका इस्तेमाल हर तरह के क्लोराइड आयन के चेक में नहीं होता है। ये परफेक्ट आयनिक के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये यहाँ हम लिख देते हैं इसको, used for test for ionic क्लोराइड। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयनिक क्लोराइड के टेस्ट के लिए। अब ध्यान रखिएगा, कुछ के लिए नहीं करते हैं, उसका हम नाम लिख रहे हैं, शायद आपको पहले जानकारी नहीं हो। नॉट फॉर, किसके लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा किसके लिए। अरे मेनली करते हैं, किसके लिए, मेनली करते हैं NaCl के लिए, मेनली करते हैं KCl के लिए, मेनली करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। इसमें आयनिक नेचर ज्यादा होता है उसके लिए। किसके लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखिए, सिल्वर क्लोराइड के लिए नहीं करते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, पुअर मेटल है, ठीक है। अल्युमिनियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए। PbCl2 लेड क्लोराइड है, ये PbCl4 या +4 स्टेट में है। Hg2Cl2, इन सभी क्लोराइड्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। इन सभी क्लोराइड, ये सभी क्लोराइड है या नहीं है, इनकी उपस्थिति है या नहीं है, इसके प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जिसमें K2Cr27 का इस्तेमाल किया जाता है, वो बेसिकली अच्छे आयनिक कैरेक्टर वाले, माने एक बेहतर आयनिक क्लोराइड की जांच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेकर इसको समझ लेते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इस सोडियम क्लोराइड का हम रिएक्शन कराए हैं K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से। साथ ही इसमें हम लोग क्या डालते हैं, H2SO4। आपको बताया थे कि बिना सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस के यह रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपना शो नहीं करता है। जब इन तीनों को मिला दिए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बना, हमारा प्रोडक्ट बनता है CrO2Cl2, ठीक है ना। और ये जो है इसका ये कैसा होता है, तो ये ऑरेंज रेड, ये नारंगी लाल का क्या होता है, ये कलर का ये वेपर होता है, ऑरेंज रेड कलर्ड वेपर। ये वेपर बनेगा, वो वेपर कैसा होगा, ऑरेंज रेड का होगा, यानी कि नारंगी लाल रंग का ये बनता है। फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे बेस से, यानी कि इससे कराएंगे NaOH से। जब आप NaOH से कराइएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2Cr O4, यानी क्या बनाएगा, ये बनाएगा येलो कलर का, ध्यान रखिएगा, येलो कलर का क्या बनाता है, येलो कलर का सॉल्यूशन बनाता है। येलो कलर का बनाए, ये पीले रंग का घोल बनाता है, पीले रंग का घोल बनाता है, पीले रंग का घोल बनाता है। देखिए यहाँ पे आपको रंग याद करना जरूरी है, स्टेट याद है, मैक्सिमम चीज एक्सपेरिमेंटल है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी होंगी, सबको कष्ट होता है, इसमें कहीं से कोई दो नहीं। और फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे, किस चीज पर इसका रिएक्शन करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग CH3COO होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इस बार बनाएगा ये PbCrO4,
जिसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है येलो कलर का होता है, और इस बार ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, यानी कि अवक्षेप बनाएगा। तो जैसे ही आपको एक पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा, आप कह देंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंस था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था, यानी कि यहाँ पर कोई आयनिक कंपाउंड लिया गया था। ठीक है, फिर से समझाते हैं। जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके सहायता से एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमाइल कंपाउंड बना हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कराते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के दौरान सिर्फ और सिर्फ अच्छे आयनिक, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड का ही टेस्ट किया जा सकता है। जब किसी क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम कराया है पोटेशियम डाइक्रोमेट से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनाया है क्या, हमारा एक क्रोमाइल क्लोराइड बनाया है। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए हैं, तो ये बनाया है सोडियम क्रोमेट, सॉल्यूशन बनाया, फिर वो कन्वर्ट हो गया पीपीटी में, प्रेसिपिटेट में, जब इसका लेड के एसीटेट से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो अगर यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं होता तो ना तो क्रोमाइल क्लोराइड बनता और ना ही प्रेसिपिटेट बनता। तो क्या क्या रिएजेंट यूज किया, रिएजेंट अपना इस्तेमाल याद रखिएगा, रिएजेंट। और जैसे ही आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है, यह प्रेसिपिटेट यह बताएगा कि दिए गए सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट था, क्लोरीन प्रेजेंट था। क्लोरीन आयन के प्रेजेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक ये भी हो गया, ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर, कौन सा था जी, प्रॉपर्टी नंबर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर जी 4। ये था हमारा 5 नंबर प्रॉपर्टी था। और फिर अब हमारा आएगा एक 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताता है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है CrO5। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये इसका रंग क्या होगा, ये K2Cr2O7 ये हमारा येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है ना, ये कैसा होता है, ये ऑरेंज, K2Cr2O7 के अंदर ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये CrO5 जो है वो होता है ब्लू रंग का। और आप कहिएगा ये क्या है, क्रोमियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का पेंटाऑक्साइड CrO5। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालिए। आप तो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसे आप +10 आ रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, यह आपको बताने वाले नहीं है, ये आपको बताया गया है। ये आपको कहाँ पे बताया गया है, ये हम आपको बताए हैं, इसका स्ट्रक्चर खूब अच्छे से समझाए हैं। कहाँ पे, 11th क्लास में इसका स्ट्रक्चर समझाए हैं, स्पेशल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। वहां की कॉपी निकालिए और बताइए हमको CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। शायद आपको याद आ जाए कि ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाए हुए थे, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो आप यहाँ से हमको बताएंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 होता है। चलिए वो स्ट्रक्चर बना के हमसे भेजिए कि कितना इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टी को अप्रॉक्स खत्म कर चुके हैं। अब इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी इसकी नहीं बची हुई है। अब अगला जो कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है, वो कंपाउंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा कंपाउंड पढ़ना है हम लोग को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को खत्म कर चुके हैं हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कैसा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये कौन सा है, ये हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। और पोटेशियम परमैंगनेट क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अब इसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। हाँ, तो हम लोग को पढ़ना था कौन सा, KMnO4 के बारे में पढ़ना था। जैसे हम लोग सेम टू सेम जैसे K2Cr2O7 था, वैसे ही KMnO4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग KMnO4 के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो क्या होता है। देखिए, KMnO4 जो है वो मैग्नीज का कंपाउंड है। इसमें भी दो हिस्से हैं, कौन कौन, एक हमारा K+ है और एक हमारा मैग्नेट आयन MnO4-। तो जो इसकी जो कलर वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कलर की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसके मैग्नीज पे डिपेंड कर रहा है, इसका मैग्नीज पे। MnO4- के अंदर जो हमारा मैग्नीज है, वो मैग्नीज किस स्टेट में, मैग्नीज हमारा जो है वो है मैग्नीज जो है +7 के स्टेट में है। और यही +7 के कारण ये कह रहा है। अब आप कहिएगा कि भाई Mn +7 में है, हाँ मैक्सिमम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे है।
और अब खुद को ये क्या करेगा, कम करना चाहेगा। और जब ये खुद को कम करेगा तो खुद को करेगा रिड्यूस, और जब ये खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम कर सकता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऐसे Mn लिखिएगा, Mn ऊपर में से एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं, एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं, और एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं। यह हो गया हमारा MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर। इसके अंदर मैग्नीज किस में था, +7 में था। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जब ये +7 में होगा तो ये D कौन सा है, तो Mn +7 जो है इसके लिए D वैल्यू है कि D क्या होगी, 0 होगा, यानी कि D इसका खाली होगा। अब D खाली होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि D खाली है, इसका मतलब इसका जो रंग है वो रंग कौन सा होगा, आपके दिमाग में चलेगा रंग इस कलरलेस होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कलरलेस नहीं होता है। D 0 होने के बावजूद इसका रंग जो है वो पर्पल कलर का होता है। फिर सवाल, पर्पल कैसे होगा जब D 0, तो ठीक है, D 0 है, रंग पर्पल है, इसके पीछे का कारण है चार्ज ट्रांसफर। क्या कारण होगा, आवेश स्थानांतरण। चार्ज ट्रांसफर के कारण क्या कहें, कोई पूछे आपसे कि बताइए KMnO4 में रंग क्यों होता है, क्यों रंगीन होता है, ये हम कहेंगे ड्यू टू चार्ज, आवेश स्थानांतरण के कारण KMnO4 क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है ना, ये एकदम सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि डी ही खाली है। अब आइए इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपको, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर आइए D0 है, D0 होने का इसका क्या बोलेंगे इसको कि भाई हमारा डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। जब D0 है यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये खाली है बिल्कुल, और जब बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब अनपेयर्ड होने का, युग्मित होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब ये करता क्या है, तो यह एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अदर की तरह नहीं कि काम चलाऊं नहीं है, ये काफी बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग अगला कौन सा पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम अगला देखने वाले हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि विरेचन की विधि। इसे बनाया कैसे, विरेचन की विधि कैसे बनाया जाए। देखिए इसके बनाने की विधि क्या है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम कहेंगे कि हमारे पास इसका एक ओर है, जिस ओर का नाम है पाइरोलुसाइड, MnO2 प्लस, सॉरी MnO2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइरोलुसाइड। देखिए ऐसे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का रंग जो है ब्राउन होता है, लेकिन पाइरोलुसाइड जो ओर है, ओर के साथ आपको पता होता है कि इम्प्योरिटी होती है। तो इम्प्योरिटी वाले पाइरोलुसाइड का जो रंग है वो कैसा होगा, वो ब्लैक कलर का होगा। तो कोई पूछे कि पाइरोलुसाइड कैसा कलर का होता है, कहिए काला का होता है। मैग्नीज इसमें किस स्टेट में होगा, मैग्नीज में +4 में होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, बेसिक मीडियम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होता है K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान रखिए ना, K2MnO4 में बनाने का प्रोसेस जो है ना बड़ा कम है। K2MnO4 में बदलने का जो हमारे पास प्रोसीजर है वो कम है, कि जब पाइरोलुसाइड से पहले आपको K2MnO4 में बदलना होगा, और जब K2MnO4 में बदल लेते हैं तो उसके बाद इसको KMnO4 में बदलना काफी आसान है। वेरियस मेथड है इसको उसमें लेके जाने के लिए। एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम इसको रिएक्ट करा दे किससे, एसिडिक मीडियम से। ध्यान रखिएगा फिर से क्या किया हम लोग, हमारे पास मैग्नीज का ऑक्साइड था, पाइरोलुसाइड था, जो क्या है ये ओर है, ये अयस्क है। क्या है ये अयस्क है। किसका अयस्क है, ये अयस्क है हमारे मैग्नीज का, जैसे KMnO4 से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो पाइरोलुसाइड को हम क्या किए कि पहले हम उसका ओर लेके आए पाइरोलुसाइड को, उसको रिएक्ट कराया KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्या बनाया, पोटेशियम मैग्नेट बनाया, MnO4 मैग्नेट बनाता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है ग्रीन। रंग पर ध्यान देते चलिए, याद करते चलिए, रंग से ही क्वेश्चन आते हैं। ये कैसा बना, ग्रीन कलर का बना। अब इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, H+ से।
जब आप इसका रिएक्शन H प्लस से कराइएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये रिएक्ट करके बनाएगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और प्लस बनाता है कौन सा, इसमें प्लस बनाता है MnO2 बनाता है। अब देखिए ना कितना आसान तरीका है ये, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। आप यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, और आप यहाँ पे आपको पता है MnO4 जब निकालने जाइएगा तो कितना आप MnO इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहाँ पे निकालिए और यहाँ पे, ये आपको खुद का, आपको भी बता दें कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में समानुपातिक अभिक्रियाएं हैं। जब आप प्राप्त हुए पोटेशियम मैग्नेट जो ग्रीन कलर का था, उसका रिएक्शन जब आप H प्लस से कीजिएगा तो दो कंपाउंड प्राप्त होंगे, एक पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होगा, एक आपको MnO2 प्राप्त होगा, जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घट जाएगा। ये +7, ये +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और बताइए कितना था, ये +4 अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, देखिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये रिएक्शन बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर का जो पोटेशियम मैग्नेट था, जब इसका रिएक्शन हम H प्लस से कराए हैं तो ये एक बनाया है MnO2, और यह MnO2 फिर से जो बना है इसको फिर से लेके आ जाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और फिर से रिएक्शन करा कर बनाएंगे, धड़ाधड़ इसको बनाते जाएंगे और कोई भी सब वेस्टेज नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है, पूरे के पूरे को हम लोग KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है इसको फिर से कन्वर्ट करने का मौका आपको मिलेगा, कहीं से कोई ये दिक्कत नहीं। एक तो ये तरीका। फिर हम लोग यहां तक अगर पहुंच जा रहे हैं, अगर हम K2, यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहां तक पहुंच जा रहे हैं तो यहाँ के बाद तरीके कुछ और भी हैं। K2MnO4 से KMnO4 में जाने के और भी तरीके कौन कौन है। एक आइए कमर्शियल मेथड देखते हैं हम लोग। एक हमारे पास कौन सा है, कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड किसको बोलते हैं हम लोग, कमर्शियल मेथड बोलते हैं हम लोग औद्योगिक विधि को। एक हमारे पास कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल मेथड यानी औद्योगिक विधि। ये देखिए, यहां से पायरोलुसाइड से K2MnO4 बनाने का जो तरीका है कॉमन है, इसको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आगे ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड है वो बता रहे हैं आपको। अजी कॉमर्शियल मेथड में भी कोई पूछे कि पायरोलुसाइड से कैसे निकालेंगे, तो ये वाला स्टेप आपको लिखना होगा, नीचे वाले में भी ये वाला लिखिएगा। उसके बाद आगे आइए, हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है K2MnO4। एनसीईआरटी में आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दिया जाए, इसको आयनिक फॉर्म बदल K2MnO4 में से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है MnO4 2-। रंग कैसा है, इसका रंग है ग्रीन कलर का। जब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, LECTROLYT, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यानी कि विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण, जब आपका इसका विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये कैसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा MnO4 MnO4 2-। एक सेकंड रुकिएगा, ये हमारा क्या था, एक सेकंड। MnO4 2- से ये बन जाएगा MnO4-। हाँ सही है, ये 2- से किसमें बदलेगा, ये बनेगा MnO4- में, और ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, क्या देखें हम, ग्रीन कलर का जब पोमैग्नेट जब आपसे रिएक्ट करा तो ग्रीन कलर का जब मैग्नेट आपसे रिएक्ट करता है तो रिएक्ट क्या बन गया, वो पोमैग्नेट बन गया। ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कॉमर्शियल मेथड। आपका अगर आपसे कोई पूछे कि आप KMnO4 का औद्योगिक विधि लिखिए, तो आपको बताना होगा कि सबसे पहले पायरोलुसाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा के और पोटेशियम मैग्नेट में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसका रंग ग्रीन होता है। पुनः प्राप्त हुए पोटेशियम मैग्नेट का रिएक्शन जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, जैसे उसका विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण कराएंगे, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको बना के भेजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर KMnO4 ए में इन लैब, अभी आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, और बी में ऑन इंडस्ट्रियल लेवल।
इंडस्ट्रियल लेवल में यानी कि औद्योगिक स्तर पर क्या लिखिएगा, औद्योगिक स्तर एवं प्रयोगशाला स्तर पर, पूरा लिख नहीं है, प्रयोगशाला स्तर पर औद्योगिक स्तर पर आप KMnO4 का निर्माण कैसे करेंगे, ये आपका होमवर्क, इसको भी आप करिएगा, ठीक है ना। और मेथड से अभी और बताने वाले आपको लैब मेथड ही बता देते हैं। लैब मेथड से क्या होता है, लैब में इसको कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरी प्रोसेस जो होता है, प्रयोगशाला विधि इसकी क्या होती है। लैंग्वेज हमको नहीं लिखवा है, लैंग्वेज आपको लिखना है, इतना तो आप लोग होशियार हो चुके हैं, आप लोग पूरा पी ब्लॉक पढ़े हैं, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं। प्रयोगशाला विधि कैसे लिखेंगे, क्या होगा प्रयोगशाला विधि में, रिएक्शन बताते हैं, लैंग्वेज आपको लिखना है खुद से। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि हम लेके आए हैं मैग्नीज कहीं से, हमारे पास मिल गया कोई भी एक मैग्नीज का कंपाउंड उठा लीजिएगा, मैग्नीज हमको मिल गया, मैग्नीज का रिएक्शन हम लोग करा देंगे, मैग्नीज का रिएक्शन कराते हैं हम लोग। एक आपको नाम याद होगा H2S2O8, एसिड था, किसी को नाम पता है H2S2O8 का, क्या हम लिखते हैं H2O8 2-, ये कहीं से मिला हुआ था हम लोगों को H2S2O8, और पता नहीं आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं। इसको हम रिएक्शन कराएं किससे, पानी से, H2O से। तो रिएक्शन के बाद ये क्या बनेगा, रिएक्शन के बाद बनाता है MnO4 माइनस, यानी कि KMnO4 बन गया ये, प्लस ये बनाएगा सल्फेट, और प्लस ये बनाएगा H प्लस। इसको बैलेंस कर दे, बैलेंस तो कर ही रहे, इसको हम 2 यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 10। मेरे पास रिएक्शन लिख कर रखा हुआ इसलिए हम बहुत इजीली बैलेंस कर दे रहे हैं। आपको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा, नहीं तो एग्जाम में जाकर वहां पे बैलेंस करने का रिस्क नहीं लीजिएगा। 10 और यहाँ पे होगा 16, बता देते हैं। H2S2O8 जो है ऑक्सीडेट ऑफ सल्फर है, ठीक है ना। वहां से हम लोग क्या किए हैं कि मैग्नीज का रिएक्शन हम लोग H2S2O8 से कराए हैं, ठीक है ना, वाटर के प्रेजेंस में, या कहा जाए कि डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ये बनाया है परमैंगनेट आयन, यानी अगर यहाँ पे हम पोटेशियम लेते, अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम ले लेते, अगर यहाँ पे पोटेशियम रखा रहता या ऊपर से पोटेशियम डाला गया रहता, तो ये क्या बनाता, ये पोटेशियम परमैंगनेट बनाता। और जो यहाँ पे H2S2O8 था वो किसमें कन्वर्ट, ऑक्सीडाइज वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सल्फेट में, और 16 इसमें H प्लस बाहर रिलीज हो रहा है। आप यही रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा, आपको यही इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, लैब में, प्रयोगशाला में क्या निर्माण करते हैं, KMnO4 का प्रिपरेशन करते हैं। तो यही आपको 2 क्वेश्चन देता, अगर आपसे नहीं बनता है तो ठीक है, फिर भी हम अभी इसको कंप्लीट कराएंगे। ऐसा आपके बुक में लिखा हुआ होगा, कोई बात ज्यादा झंझट नहीं, आप वहां से इसको देख कर आराम से लिख सकते हैं। लैंग्वेज में तो लिखना है, रिएक्शन तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं। क्वेश्चन था कि आप KMnO4 का विरचन, KMnO4 के विरचन की विधि को लिखें। एक आपको प्रयोगशाला स्तर पर लिखना है और एक आपको औद्योगिक स्तर पर लिखना है। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, इसी स्लाइड के अंदर, इन दोनों का आप क्लियर कर लीजिएगा। कुछ अन्य विधियां भी हैं, कुछ अदर प्रोसेस भी हैं, अदर वाले को भी देख लीजिए, हो सकता है रिएक्शन में पूछ ले। अदर प्रोसेस KMnO4 को बनाने की अन्य विधियां वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए हमारे पास है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, अभी आप इसके बारे में जानते हैं, पाइरोलुसाइड जिसको बोलते हैं, और इसका हम रिएक्शन करा दिए किससे, KOH से। अब आप सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, एक बैग यहाँ पे देखिए, जब मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्शन KOH से कराए थे तो यहाँ पे पहले मैग्नेट बना था, और फिर उस एसिड से कराने पर क्या बन गया, वो सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। यहाँ पर हम लोग क्या करने, एक ही स्टेप में सारे रिएक्शन करने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है पाइरोलुसाइड है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, साथ ही साथ ऑक्सीजन डाल दिए, 2 स्टेप का रिएक्शन एक साथ करा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज कर दी, यहाँ भी तो देखिए ना, यहाँ भी समझिए, ये पहला स्टेप तो KOH रिएक्शन करा के दूसरे स्टेप में क्या कर, दूसरे स्टेप में ऑक्सीडाइज ही तो कर रहे थे। यहाँ पे H प्लस से कराया तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, ये वो ऑक्सीडाइज हुआ, जैसे ये हमारा ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होके ही तो बना है, ये इससे क्या बना है, ये हमारा ऑक्सीडाइज होके बना है। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए हो सकता है हमको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का सहायता लें, हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएं, यानी कुल मिला के इस ग्रीन वाले स्टेप से यहाँ तक जाने में हमको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो हम क्या किए, पहले स्टेप में KOH से रिएक्शन करा के हम बनाए मैग्नेट, और मैग्नेट को दोबारा ऑक्सीडाइज करके बना लिए पोटेशियम परमैंगनेट बना लिए। यहाँ पे क्या करना हम लोग, ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट हम अगला स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा बना हमारा, KMnO4 बना, और प्लस उसके साथ क्या बन गया, हमारे साथ बन गया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बन गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, ये हमारा 2 KMnO2 हुआ, QH यहाँ पे 4 लगा लेते हैं हम लोग, O2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 KMnO4 नहीं बनेगा, पहले K2MnO4 बनेगा। यहाँ पे 2 K2MnO4 और यहाँ पे क्या बना
केसी के ये हमारा बनेगा MnO2 था, एक सुन लीजिएगा MnO2 KOH नहीं सॉरी यहाँ पे पानी का स्टेप है तो वाटर निकलता है, वाटर रिमूव होता है। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है 2MnO2 और प्लस हमारे पास है 2K2CO3 2K2 मेरे पास अगला है 2K2CO3 कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट और प्लस क्या किया ऑक्सीजन डाले, किस में बदल दिया ये, किस में बदल दिया हमारा फिर से वही आएगा K2MnO4 और प्लस हमारा क्या है इस बार इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बोनेट है। ठीक है ना, यहाँ भी 2 लगा लेंगे। अच्छा, ये वो क्या बताना चाह रहे थे, देखिए फर्स्ट स्टेप में भी क्या तैयार किया, हम तैयार किए K2MnO4, यहाँ पे तैयार किए ना MnO2 को हम लोग पहले किसमें बदले हैं K2MnO4 में बदले हैं। और देखिए यहाँ भी हम पहले क्या किए, पहले इस मेथड से लेके जाइए, इस मेथड से लेके जाइए, हम क्या बदल लिए K2MnO4 में बदल लिए, पहला प्रोसेस यही है। अब नाउ यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम लैंग्वेज में, देखिए आप लैंग्वेज लिखने वाले हैं। नाउ प्रोड्यूस्ड K2MnO4 can be easily converted into KMnO4 by using following मेथड। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ रिएक्शंस में ही पूछे जा सकते हैं, आपसे नॉर्मल ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्या करेंगे, अब पुनः प्राप्त K2MnO4 को निम्नलिखित विधि द्वारा KMnO4 में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों स्टेप में से किसी एक स्टेप को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, दोनों में से किसी से एक स्टेप उठाइए और इन दोनों के बाद जो अगला आपको स्टेप लिखना है वो क्या होगा कि आप लेके आइए जो बना हुआ K2MnO4 है उसको लेके आइए और उसके साथ आप रिएक्ट कराइए किसके साथ, क्लोरीन से रिएक्ट करा के भी आप बना सकते हैं। कौन सा आप रिएक्ट करके बना सकते हैं, ये बैलेंस, चलिए बैलेंस देख के लिख दिए KMnO4 और प्लस बन जाएगा KCl, बैलेंस कीजिए इसको, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे Cl2 ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे 2KCl। एक ये तरीका है। देखिए इन ये दोनों में से किसी एक स्टेप को फॉलो कीजिए, उसके बाद लेके आइए नीचे आप क्लोरीन से रिएक्ट करिए, आपको KMnO4 मिल जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, हो सकता है कि हम K2MnO4 जो पहले तरीका से बना के लिए कुछ दूसरा तरीका से K2MnO4 बना लीजिए। हमारे पास K2MnO4 है, अब उसका हम रिएक्शन करा दिए किससे, पानी से और ओजोन से, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन कराते हैं। क्या बनाया, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है ना, यानी कि फिर किसी भी विधि से आप K2MnO4 लेकर आइए, यहाँ पे पानी और ओजोन से रिएक्ट कराइए, फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, KMnO4 में कन्वर्ट हो गया। फिर से किसी दूसरे तरीका से फिर से बना के लेके आए थे, ऊपर में किसी एक तरीका से बना के लेके आइए KMnO4, अब उसको रिएक्शन कराइए आप कार्बन डाइऑक्साइड से, किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम परमैंगनेट में, और प्लस क्या बनाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड, प्लस बनाएगा K2CO3। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे आप लगाइएगा 3 और यहाँ पे आप लगाइएगा कार्बन 2 और ये मतलब KMnO4 में यहाँ पे लगाइएगा पोटेशियम में 2 और एक पोटेशियम 2 यहाँ पे 2 4 2 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आप ये सेट ए के किसी एक प्रोसेस का इस्तेमाल करके सेट बी के किसी एक प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस द्वारा भी आप KMnO4 का निर्माण कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ये बनाने की विधि में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप बनाने की विधि बताइए, तो आप इसमें से कोई एक विधि उठा के बता देंगे। जैसे कोई पूछे, ऐसे नॉर्मल पूछ देगी आप KMnO4 कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे देखिए जब हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तब रिएक्शन के फलस्वरूप हमें K2MnO4
की प्राप्ति होती है। पुनः प्राप्त किए गए K2MnO4 की अभिक्रिया जब Cl2 से कराई जाती है तब रिएक्शन के द्वारा हमें KMnO4 की की प्राप्ति होती है। इसको नहीं बोलकर हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको नहीं बोलकर हम इसको बोल सकते हैं, किसी भी तरह सेट ए में से कोई एक, सेट बी में से कोई एक करके हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनाने की विधि में नहीं पूछेगा आपसे। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो क्या होगा यदि में पूछेगा, जैसे डैश दे देगा बीच में, बोलेगा यहाँ पे ये, और डैश दे के ये और ये, बताइए यहाँ पे बीच में क्या बने, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे आएगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग बनाने की विधि समाप्त कर दिए हैं। अब एक दो इसके प्रॉपर्टीज हैं उसको बता देते हैं, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। ये इसके बाद आप इसको हम लिखिएगा। देखिए इसकी प्रॉपर्टी में पॉलिम प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण, ऐसा भौतिक गुण हम लिख के दिखाते हैं आपको। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को देखना है कैसा होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, आइए देखा जाए। सबसे पहले लिखेंगे हम इसके बारे में कि पर्पल कलर का होता है, ये कैसा होता है, ये आप लिखिए, ये पर्पल कलर का होता है, रंग आपको बता दिए। पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। भौतिक गुण में क्या लिखेंगे कि यह पर्पल कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है। स्लाइड को जो लिखते समय आप जो कॉपी में लिखिएगा, लिखिएगा कि यह पर्पल रंग का होता है, इसका रंग पर्पल होता है और यह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो अच्छे से सजा के उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर अगला लिखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ हीटिंग, यानी कि गर्म करने पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम कहेंगे कि जब हम लोग इसको गर्म करेंगे KMnO4 को, जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये बदलता है K2MnO4 प्लस MnO2 अब प्लस O2, ठीक है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेकंड इसको मिटा दें हम पहले, दिख नहीं रहा है। ये K2MnO4 में कन्वर्ट होगा पोटेशियम मैग्नेट में, फिर मैग्नीज ऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बैलेंस करना जरूरी है आपके यहाँ पे, 2 यहाँ पे लिख लीजिए KMnO4 MnO2, हाँ हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको भी हम लिख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी डाल सकते हैं, ऑक्सीजन बनाने की विधि में यह भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो फिजिकल ये प्रॉपर्टी हो गई। तो अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन कराएं। आप लिखिए इसका हिंदी, उष्मा का प्रभाव, इसको हिंदी में लिखनी, ये लिखिएगा, हिंदी में मत छोड़िएगा, हिंदी में निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड, इसको लैंग्वेज में इसको भी लिखना होगा, ठीक है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया, अभी लें जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, H2 में कौन सा H2SO4 लेना है, H2SO4 से रिएक्शन करना है। देखिए अच्छा ये रिएक्शन लोग क्यों लिख रहे हैं, कुछ आगे का सोच के देखिए क्या होगा कि जब हम लोग KMnO4, ठीक है ना, का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O में। अब अगर आपसे ये कैसा होता है, ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, विस्फोटक होता है। अगर आपसे कहें ये बात कि ये रिएक्शन को पहले ही बता चुके हैं तो आपको तो विश्वास नहीं होगा। हम आपको ये रिएक्शन जो है पहले बता चुके हैं, आपको एक बात तो विश्वास नहीं होगा। कहाँ बताएं, आइए यहाँ पे फिर से एक बार बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, मेरे रिएक्शन ऐसा ही रिएक्शन बताए थे, लिखे थे KMnO4, यहाँ पे लिख दिए KMnO4, यहाँ पे हम लिख लिए H2SO4। अब जो हमारा H2SO4 है, ये H2SO4 ये आएगा और इन दोनों K को लेकर चला जाएगा और क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या बनाया, K2SO4।
फिर ये H2 है, इसमें से एक ऑक्सीजन मांग के लेके जाएगा और वो निकाले वो क्या बना लेगा, H2O पानी बना लेगा। अब यहाँ पे कितना Mn, एक Mn यहाँ पे, एक Mn यहाँ बच गया 2 Mn, Mn2 और 4 ऑक्सीजन ऊपर 3 ऑक्सीजन क्या बने, Mn2O7। ठीक है, तो Mn2O7 बना और साथ ही साथ क्या क्या बना है बाई प्रोडक्ट, एक बना है K2SO4 और एक बना है पानी। आपको इच्छा हो तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया। ध्यान रखिएगा कि एक टर्म यहाँ पे लिखने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेके बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो यहाँ पे लिखने वाले में। एक टर्म ध्यान से देखिए उसको, इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम तीनों में एक अच्छे ऑक्सीकारक का कार्य करता है। हम यहाँ पे भी इसको हिंदी में भी लिखेंगे, अभी लिखते हैं। यह अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन माध्यमों में एक अच्छे ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। पहला बात। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर सब जानते हैं, यह एक स्वसूचक है। आपको ये क्या है भाई, देखिए ये एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने के साथ साथ एक इंडिकेटर का भी काम करता है, रंग भी चेंज करता है। हर मीडियम में अलग अलग तरह का रंग दिखाता है। अब आइए इसको देखा जाए कि किस किस तरह का रंग दिखाता है। एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग माध्यमों में, डिफरेंट मीडियम, अलग अलग माध्यमों में KMnO4 जो है वो उनका उसका कन्वर्जन, उसका रूपांतरण, ठीक है ना, KMnO4 का रूपांतरण अलग अलग माध्यमों में, मतलब एक बार एसिड में, एक बार बेस में, एक बार न्यूट्रल में। ये देखा जाए, हमारे पास है कि MnO4 और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम में। यहाँ पे Mn पे चार्ज क्या होना चाहिए, +7। कन्वर्ट कर दिए, किस में बदल गया, ये बदल गया Mn+2 में। आइए कैसा हुआ, ये है कलरलेस। फिर हमारे पास है कि MnO4 क्या लीजिए, न्यूट्रल लीजिए या आप डाइल्यूट बेसिक ले लीजिए, न्यूट्रल लीजिए या डाइल्यूट बेसिक लीजिए। ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO2। देखिए आपको बताया उस समय, ये ब्राउन रंग का होता है, हालांकि ये पाइरोलुसाइड का फॉर्मूला भी है, लेकिन पाइरोलुसाइड ब्लैक होता है क्योंकि उसके साथ इम्प्योरिटी होती है। ये MnO2 प्योर वाला है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ब्राउनिश कलर का होगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहे, सामने वाले को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। और फिर हमारे पास अगर हो कि MnO4 स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, MnO4 माइनस, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +6। ये कैसा हो गया, एक रंग किससे होता है, ग्रीन होता है, बेसिक में ग्रीन कलर होता है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए
KMnO4 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि एसिड बेस और न्यूट्रल मीडियम में अलग अलग तरह का क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके से रिड्यूस होगा। खुद को जब तक रिड्यूस नहीं करेगा तब तक ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कहाँ से करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में भी खुद को रिड्यूस कर सकता है, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी खुद को रिड्यूस कर सकता है, डाइल्यूट बेसिक में भी रिड्यूस कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक भी कर सकता है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे कि आप दो बता रहे हैं, एक डाइल्यूट बेसिक एक बेसिक। तो हाँ बिल्कुल, डाइल्यूट बेसिक में इसका जो प्रोसेस है वो ठीक उसी तरह से होता है जैसा वो न्यूट्रल में करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी कुछ अलग होती है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे समझें, इसको फिर हम लोग आगे कैसे मिल। अगर आपसे हमारे परीक्षा में पूछ दे क्वेश्चन कि बेसिक मीडियम में आप केवल ऐसे पूछा कि बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है, तो अगर केवल बेसिक कहेगा तो आपके तो मन में ऐसे चल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस लिखेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। खाली बेसिक पूछे तो भी क्या लिखिएगा आप, डाइल्यूट बेस की भी कहानी लिखिएगा, क्योंकि एज पर एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी के हिसाब से बस बेसिक ही इतनी है, इसके बारे में चर्चा एनसीईआरटी नहीं करता है। तो अगर बेसिक की भी बात करता है तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे, न्यूट्रल की भी बात करता है तो आप यही करेंगे। अगर पूछे आपसे कि बताइए KMnO4 जब बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट किस में कन्वर्ट होगा, तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। और एसिडिक में करेगा तो भी +2 में होगा। यहाँ पे एसिडिक में करेगा तो कलरलेस होगा, जब बेसिक में करेगा तो ब्राउनिश होगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस का नाम रखेगा तो ध्यान रखिएगा आपको क्या लिखना है, ग्रीन कलर रख लिखना है। तो ये हर मीडियम में रिएक्ट करते हैं, हर मीडियम में रिएक्ट करने वाले हैं। अब इसमें 2 रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हो सकता है ये लास्ट स्लाइड हो आज का या इसके बाद वाला, ठीक है ना। मात्र दो ही रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं, 2 ही सेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इन एसिडिक मीडियम और दूसरा पढ़ना है न्यूट्रल मीडियम और डाइल्यूट बेसिक मीडियम, यही 2 आप लोगों को पढ़ना है। तो पहला हम लोग रिएक्शन लिखने वाले हैं, आइए रिएक्शन लिखा जाए। और लिखते हैं इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कैसे एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और किस किस का ऑक्सीडेशन करा सकता है। ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम को बनाने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। किसी दूसरे का इस्तेमाल कीजिएगा तो हो सकता है वो रिएक्ट करने लगे। हमको सिर्फ यहाँ पे मीडियम माहौल बनाना है एसिड का, ऐसा नहीं है कि उसको रिएक्ट ही करा देना है, नहीं बिल्कुल नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम क्रिएट करना है। देखिए इस प्रोसेस में आपका जो MnO4 माइनस KMnO4 जो कि पर्पल कलर का हुआ करता था, ये कन्वर्ट होगा और क्या बनाएगा, ये बना लेगा लास्ट फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, जो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। ये Mn4 कैसा होता है, कलर, क्योंकि हम एसिड की बात करें ऐसा होगा। अब हमारे पास अगर H2S है तो वो कन्वर्ट किस में होगा, सल्फर में, ठीक है। अच्छा, H2S जो है कन्वर्ट होगा सल्फर में। अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सल्फेट में कन्वर्ट होगा, और सल्फेट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होता है कितना होगा, +6 में होगा। यहाँ पे क्या होगा, +4 में होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, यानी कि KMnO4 ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो खुद को रिड्यूस कर रहा है। हमारे पास अगर वो NO2- उसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, NO3- में। हमारे पास अगर पड़ा हुआ वो Fe2+ तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, Fe3+ में। अगर मेरे पास पड़ा हुआ वो X- तो उसके कन्वर्ट कर देगा X2 में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे X क्या होना चाहिए, यहाँ पे X होना चाहिए, यहाँ पे X होना चाहिए Cl Br और यहाँ पे F को, अरे भाई F को ऑक्सीडाइज करे ऐसा कौन होता है, F तो खुद से बॉन्ड बना लेगा, पॉसिबल नहीं है उससे इलेक्ट्रॉन कोई छीने, F का इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, पॉसिबल नहीं, F का नहीं कुछ करता है। फिर हमारे पास अगर ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी ऑक्जेलिक, अगर एसिटिक एसिड हो तो उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और हमारे पास अगर मान लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड हो H2C2O4 तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा फिर से वही CO2 और H2 में। अगर मेरे पास H2O3 हो, अगर हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट H2O3 हो तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट कर देगा S4O6 में, S4O6-4। तो कुल मिला के ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पे सब रिएक्शंस आपको लिखे गए हैं कि किसको किस में कन्वर्ट करता है। ये H2S को कन्वर्ट कर सकता है सल्फर में, यहाँ पे सल्फर या हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है सल्फर के सल्फेट में, ऐसे करके सारी। और इस प्रोसेस के दौरान
मैग्नेट जो है हमारे परमैग्नेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीज 2 प्लस में कन्वर्ट। यहाँ पे मैग्नेट किस में है, +7 में है, और यहाँ पे किस में +2 में है। तो खुद को +7 से +2 में रिड्यूस कर रहा है, अब बाकी सबों को क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। लेकिन ये काम किस में होगा, ये काम होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। लेकिन यही काम, सेम यही प्रोसेस, यही रिएक्शंस अगर हम कराएं, अगर बेसिक में जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर ये कुछ में से कुछ रिएक्शंस को अगर हम लेके जाएं किसमें, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम अगर हम इसको लेके जाए रिएक्शन कराने के लिए, तो सेम यही रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x माइनस दिया हुआ था, इसको यहाँ से स्लाइड से नहीं हटाएं क्योंकि यहीं पे काम था वो x माइनस। यहाँ पे अगर हमारे पास अगर Br, अगर हम एसिडिक मीडियम में देखें तो अगर हमारे पास Br माइनस होता और यहाँ पर हम डालते KMnO4 को किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में KMnO4, तो इसको बदल देता है वो किसमें, Br2 में बदल देता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसका मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर वही अगर आप लेके आइएगा Br माइनस, तो Br माइनस को Br2 में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा, वो बदलेगा BrO3 माइनस में बदलेगा, ठीक है ना। अगर हम लेके आते हैं I माइनस, तो उसको आयोडेट आयन में बदलेगा, IO3 माइनस में बदलेगा। अगर हम लेके आते हैं H2O3 माइनस, तो इसको बदल देगा किसके में, SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम लेके आते हैं Mn का +2, तो इसको बदल देगा वो किस में, MnO2 माने Mn के +4 में बदल देगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसमें MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस जो कि मेरा पर्पल कलर का हुआ करता था, किसमें, पर्पल का, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी खुद को क्या कर रहा है, वो खुद को कर रहा है रिड्यूस। MnO2 का रंग आपको बताया था, ये ब्राउन कलर का होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया ये ब्राउन कलर का होता है, खुद को ब्राउन में कन्वर्ट कर, खुद को रिड्यूस कर लिया, और सामने वाले को क्या कर देगा, एक एक करके ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर जाके हम लोग समाप्त कर चुके हैं। क्या समाप्त किए अभी तक, अभी हम समाप्त कर दिए डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म कर दिए। अब हम लोग जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। ये चीजें हम कब लोग डिस्कस करेंगे, अब कल डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक काफी छोटा है, एक दिन नहीं आधे घंटे के समय में एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। इसको क्लियर कीजिए, कल आप क्लास में आइएगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे यानी कि परसों एनी हाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। जिसका जिसका फी बाकी है, कल आपके पास समय है, आज समय है, आपका नंबर हमारे पास, मेरा नंबर आपके पास पहले से है। यहाँ पे देखिए, पैसा देने में कोई बहाना नहीं, यहाँ पे व्यवस्था है, या इस पर सब चीज है, इस पर फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम सब है। ये भी आप फिर जल्दी से अपना बकाया फी जमा कीजिए। बकाया फी सबमिट करने के बाद ही आपको ऑर्गेनिक क्लास करने दिया जाएगा, क्योंकि देखिए मजबूर है, मेरे पास ये आखिरी मौका है, क्लास में अभी लगभग आधा पैसा बाकी है। तो ऐसी स्थिति में क्लास करने कोई औचित्य नहीं है, और आपके चक्कर में बाकी लोग जो पैसा दे दिए हैं उनका छूटेगा, ये भी सही नहीं है। और हम नहीं चाहते हैं कि एक दिन का भी ऑर्गेनिक क्लास किसी छूटे, भले ही एक दिन क्लास और बंद रखना पड़े, वो हमको मंजूर है, लेकिन क्लास ना छूटेगी। क्लास छूटने के बाद आप कहिएगा कि सर ये कैसे हुआ, तब मेरे पास बाबू बिल्कुल समय नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि वो कैसे हुआ। और इस टाइम में हम लोग कुछ दूसरा काम कर सकते हैं भाई, हम कुछ आपके फिजिकल का चैप्टर का रिवीजन करा देंगे। तो कम से कम रिपीट न करवा के, आपको इच्छा हो चलिए कोई फिजिकल कोई टॉपिक को रिपीट करवा देते हैं, वो आपको ऑर्गेनिक रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी समय हमारे पास कम है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको हम लोग, कल मिलते हैं, कल आइए क्लास में, कल आगे चर्चा किया जाएगा आगे क्या पढ़ना है। ओके, बाय।